हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो हम लोग एक्सरसाइज अब हमारी है एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे कर लिए थे। I hope that nobody have any kind of the doubt in this question up to this question. Now I am going to move and solve next question, that is question number 7. See, before move toward the question number 7, I need to explain something about the profit and loss. See, for profit and loss की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। व्हाट इज प्रॉफिट? कोई बता सकता है प्रॉफिट क्या होता है? फायदा। सही है, प्रॉफिट मतलब फायदा, यानी उसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, उसको मैंने किसी अमाउंट में परचेज की है, यानी कि मान लो कि मैंने उसको 2 रुपये में परचेज की है और मैं 3 रुपये में बेचता हूँ, तो वहाँ मुझे क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। उसी तरह अगर कोई चीज़ मान लो मेरे पास 2 रुपये की है और मैं उसे 1 रुपये में बेचता हूँ, तो वहाँ मुझे क्या हो जाएगा? लॉस होगा। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट से मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझना है कि आपको अब यहाँ पे सिंपल सा रूल ऑफ 100 समझना है कि ऐसा बोला गया हो कि फॉर ₹1000 एज कॉस्ट प्राइस विथ 20% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कर लिए है प्रीवियस ईयर। विथ 20% प्रॉफिट हमें सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, याद हो तो? ये ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, याद है? ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करता था? 100 रुपीज़ वाला कंसेप्ट यूज करते थे हम लोग कि प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखते थे कि फॉर ₹100 एज कॉस्ट प्राइस। याद है? फॉर ₹100 एज अ कॉस्ट प्राइस विथ 20% प्रॉफिट क्या हो जाती मेरी सेलिंग प्राइस? 120 रुपीज होती। याद आया ऐसा? और फिर हम लोग क्या करते थे कि फॉर 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस विथ 20% ऑफ प्रॉफिट ढूंढना होता था, हम उसको क्या लिख लेते थे? क्वेश्चन मार्क, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। याद आया है ऐसा? और लॉस के लिए हम लोग क्या करते थे? परसेंटेज की वैल्यू को माइनस कर देते थे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मैं यही कंसेप्ट यूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for the school uniform. Shirt material with that cost of him ₹50 per meter. यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, जिसे मैं CP1 लिखूंगा, तो वो CP1 मेरा कितना है? 50 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर का कितना रुपीज है? 50। समझ में आ रहा है? स्क्रीन क्लियर होने दो, वेट करो, स्क्रीन क्लियर होने दो। अब क्लियर हो गई? ओके। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90
पर मीटर, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर जिसे मैं CP2 लिख रहा हूँ, तो CP2 कितना है 90 रुपीज पर मीटर। एक मीटर का कितना रुपीज है 90। समझ में आया? ओके। अब उसने यहाँ पे क्या कहा कि फॉर 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, यानी कि 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के साथ वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल करेगा अगर उसको क्या बनाना है स्कूल यूनिफॉर्म बनाना है। यानी एक स्कूल यूनिफॉर्म में अगर वो 3 मीटर क्या यूज करता है शर्ट का मटेरियल यूज करता है, तो सामने 2 मीटर वो क्या करेगा ट्राउजर मटेरियल यूज करेगा। अब वहां पे वो एक यूनिफॉर्म तो नहीं बना रहा, अब वहां पे बहुत ज्यादा बना रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे कि लेट द कॉमन मटेरियल, लेट द कॉमन he takes, let he takes x मीटर, दोनों का x मीटर कॉमन है, therefore शर्ट कितना हो जाएगा, तो शर्ट मटेरियल यहाँ पे हो जाएगा 3x। क्लियर हुआ? क्योंकि 3 मीटर शर्ट ले रहा है, और ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा 2x। समझ में आया ये? अब उस हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो हम लोग निकालेंगे कि टोटल CP1 कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल CP1 कैसे, तो यहाँ पे 50 रुपए का मीटर ले रहा है, शर्ट मटेरियल कितना है 5 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 50 into 3x होगा, यानी 150x होगा। समझ में आया? 150x रुपीज होंगे उसकी टोटल CP1। टोटल CP2 कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड मटेरियल वो हो जाएगी 90 into x, यानी कितना हो गया 180x हो गया। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट, किसी डाउट यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। He sells material at 12% and 10% profit respectively, यानी कि वो 12% प्रॉफिट किसके ऊपर ले रहा है, तो 12% प्रॉफिट वो ले रहा है वहां हम लोग कह सकते हैं कि शर्ट के मटेरियल पे, और 10% प्रॉफिट किसके ऊपर ले रहा है, तो वो ट्राउजर के मटेरियल पे ले रहा है। समझ में? तो अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि for 150x as a cost price and 12% profit, sorry 100 rupees as a cost price and 12% profit, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 112 होगी। समझ में आई? हाँ भी करो, स्क्रीन क्लियर है यहाँ तो। उसी तरह फॉर रुपीज 150x, वेट करो, अरे भाई वेट करो बोला तो सही। हो गया स्क्रीन क्लियर? तो फॉर 156 एज अ कोस्ट प्राइस 12% प्रॉफिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या लेता हूँ, सेलिंग प्राइस लेता हूँ SP1, तो यहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 150
112 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू SE1। समझ में आई? ये समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या समझ में आया? किसी डाउट है? तो देखो 0 0 कट, 2 15 2 से कटेंगे, 2 5 10 2 6 12, तो SP1 मेरा हुआ तो 6 3 18 5 3 15 प्लस 1 16 168 x रुपीज हुआ। समझ में आया? ओके, अब देखो 10% प्रॉफिट को 10% प्रॉफिट मिला इसके अंदर, तो सेकंड में तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर 100 rupees as a cost price to with 10% profit, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110। समझ में आया? तो उसी तरह से हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 180x, तो 180x एज अ कॉस्ट प्राइस टू एंड 10% प्रॉफिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि SP2 इज इक्वल टू 180 into 110 divided by 100, 0 कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 into 11x, तो ये हो गया 11 इट्स 88, 11 जा 198x, ये मेरा SP हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल साइज 36,600, यानी कि जब वो दोनों को मिला के बेचता है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? 36,600, यानी क्या हो गया कि SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू 36,600, उसका मतलब हो गया 168x प्लस 188x इज इक्वल टू 36,600, x 8 plus 16 9 plus 10 plus 6 16 360 is equal to 36,600, तो यहाँ पे कितना हो गया? x इक्वल टू कितना आया मेरा? ₹100। सॉरी 100 का ये में हमारा, तो लास्ट में हमारा ट्राउजर मटेरियल ही परचेज, तो ट्राउजर मटेरियल से कितना लिया है? 2x, तो ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x मतलब 2 into 100, कितना आ जाएगा? 200 मीटर। क्लियर हुआ? और एक वे है, लेकिन ये जो वे है मैंने इसमें बहुत सारे देखे हैं, देखो फ्रैक्शन वाले भी देखे हैं, फॉर्मूला वाले भी देखे हैं, लेकिन वो सब क्या हो गया थोड़े से डिफिकल्ट है। ये एक स्ट्रेट वे है, अब डायरेक्ट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ये बेसिक परसेंट का कांसेप्ट अगर आपको याद है आप समझ जाएगा। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है आप मान लो कोई और तरीका करते हो लेकिन वो आपका वैलिड है तो मार्क मिलने वाले। क्या होना चाहिए, एक चीज कॉमन होनी चाहिए हर एक में कि जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपकी मेथड वैलिड है? अगर वैलिड मेथड है तो सही है, अगर वैलिड मेथड नहीं है तो सही नहीं है। ये क्या है? ये एक तरह का टाइप है। नंबर्स को जब ट्रीट करने की मेथड बहुत सारी बन जाती है, ज्योमेट्री को ट्रीट करते वक्त भी बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन ज्योमेट्री को ट्रीट करते वक्त आप प्रॉपर मेथड ना करो तो आपकी वो मेथड गलत होती है। समझ में आया पूरा? किसी को डाउट? 11 स्टूडेंट में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज देखो कि ऑलवेज टोटल आइटम्स क्या रहती
टोटल आइटम्स चेंज नहीं होगी, उसके फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हर स्टेप मुझे इंडिविजुअली समझाना था, इसलिए मैं पढ़ता गया और सॉल्व कर गया। लेकिन यहाँ मुझे लास्ट में वापस आना है, इसीलिए क्वेश्चन देखो, half of the deer, half of the herd of the deer are grazing in the field, 3/4 of the remaining are playing nearby, and the rest 9 are drinking the water from the pond. Find the number of deers in the herd. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमें हर्ड में कितने डियर्स है वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लेट टोटल डियर्स इज इक्वल टू एक्स। टोटल डियर्स कितने वहां पे एक्स है, समझ में आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? अरे यार यस तो बोलो। ओके, टोटल डियर है एक्स। उन्होंने क्या बोला, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं उसमें से, यानी x/2 होगा, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है जो जो लोग, मतलब सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? तो अब इसमें बचे कितने, अगर x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं, आधे बच गए। तो ये कितने हुए, x/2। अब आगे देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो खेल कितने हैं, जो बचे उसमें से 3/4, यानी कितने हो गए, 3/2 हुए। समझ में आई? अब इसमें बचे कितने, तो रिमेनिंग, अब बचे कितने, तो रिमेनिंग पे बताता हूँ कि मेरे पास x/2 थे, उसमें से 3x - 8 क्या कर रहे थे, तो खेल रहे थे। बचे कितने, एलसीएम लेंगे x - 6x डिवाइड बाय 16, तो यानी कि 2x/16, तो बचे कितने, x/8 बचे। ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबसे इजी होता है, 2 नंबर हो तो वही करो। समझ में आई यहाँ तक? ये 4-5 लोग ही यस बोल रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। ओके, तो ये उन्होंने क्या बोला, एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो ये जो बच्चे हैं वही क्या है, पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं। तो ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं, तो 9, तो x/8 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल कितना हो गया, 72, यानी कि टोटल डियर कितने थे, टोटल डियर वहां पे थे 72। वेट करो, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो वेट करो,
ओके, अब क्लियर हो गई? किसी को डाउट इस पूरे एक्सप्लेनेशन में? किसी को डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ ग्रैंडफादर इज a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 50 years older than her. Find their present age. देखो यहाँ पे क्या बताया है कि दोनों की प्रेजेंट एज बताना है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं, जो ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू एक्स, तो उन्होंने क्या बोला कि ग्रैंडफादर फादर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ग्रैंडडॉटर। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? यही 10x होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, उन्होंने ही also 50 years 4 year older than her, यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज में जब मैं 54 ऐड करता हूँ तब जाके ग्रैंडफादर की बनती है। समझ में आई है? किसी को डाउट? लास्ट स्टेप में ये बताया उन्होंने कि ग्रैंड डॉटर जो है उससे ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं? 54 ईयर बड़े हैं। तो मैंने जो ग्रैंड डॉटर थी उसके साथ जब 50 ऐड कर दिया, यानी ग्रैंड डॉटर की एज में अगर मैं 54 ऐड कर देता हूँ तो मुझे किसकी मिल जाएगी? ग्रैंडफादर की मिल जाएगी। इसको स्टेटमेंट में समझाता हूँ कि ग्रैंड डॉटर प्लस 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर की एज होगी, तो ग्रैंडफादर की तो मेरी कितनी है? 10x। ग्रैंडडॉटर की x है x, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। क्लियर? डाउट क्लियर? यशी अदर स्टूडेंट को डाउट? किसी दूसरे स्टूडेंट को डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अभी आप सॉल्व खुद से करोगे। क्वेश्चन 10 स्क्रीन क्लियर? पहले ये बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अमन's age is 3 times his son's age, यानी कि बता दिया कि अमन की एज है उसके सन की एज के साथ। तो मैं यहाँ किसका एज्यूम करूंगा? अमन की एज एज्यूम करूंगा कि सन की एज एज्यूम करूंगा? अमन की क्यों करेंगे? देखो, डिपेंडेंट स्टेटमेंट समझो, डिपेंडेंट स्टेटमेंट समझो कि अमन's एज is 3 times his son's age। करवा रहा, वेट करो। ओके, देखो, डिपेंडेंट स्टेटमेंट समझो कि इसका जो एज की कंडीशन हो किसके ऊपर डिपेंड है? जिसके ऊपर डिपेंड है उसकी वेरिएबल, उसी को वेरिएबल लो। यहाँ पे
अमन की एज, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके सन की एज अमन की एज से डिपेंडेंट नहीं है। क्या बताया कि अमन की एज उसके सन की एज से डिपेंडेंट है। समझ में आया? तो हमें किसको एज्यूम करना है? उसके सन की एज एज्यूम करनी है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे लिखेंगे कि अमन्स सन्स एज इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर अमन्स एज कितना हो जाएगा? 3x होगा। समझ में आई है? ओके, अरे देखो 10 years ago he was 5 times his son's age। देखो before 10 years, before 10 years, 10 years पहले अमन की एज कितनी हो जाएगी? अमन एज हो जाएगी 3x माइनस 10, और उसके सन एज कितनी होगी? x माइनस 10। क्लियर हुआ है? अब देखो फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि 10 years ago he was मतलब कौन है? अमन। यहाँ पे he was का मतलब कौन है? अमन। तो he was 10 times his son's age। सॉरी 10 टाइम्स कहाँ दिया है? यहाँ क्या दिया है? 5 टाइम्स दिया है। क्लियर? ओके, अब लास्ट हम लोग देखें कि लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज 2.6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। हमने पहले देखा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहता है? हम अननोन से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? एक्सरसाइज 2.6 नंबर निकालो 35। क्लियर हो रहा है सबको? मैं क्या कहना चाहता हूँ वो क्लियर है? हमें क्या बात पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा कि कोई भी रेशियो दे दे, उसका लोग अगर किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उसे किसी अननोन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं उसी कंडीशन को यूज करूंगा और यहाँ क्वेश्चन बनाऊंगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने सारे क्वेश्चन करवा लिए हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस और नो? एक ही यस हो रहा है, दूसरे यस है भाई, दूसरे को नहीं चल रहा, दो लोगों को पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एज ऑफ हरी बाय एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू क्या हो गया? 5:7 हुआ। नाउ तो therefore एज ऑफ हरी इज इक्वल टू क्या ले लूंगा? 5x। और एज ऑफ हैरी कितना लूंगा? 7x। समझ में आ रहा है ये? वेट करो। स्क्रीन क्लियर? ओके, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, फिर से बताता हूँ कि एज ऑफ हरी इज टू एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 5। तो मैंने पहले ही बताया कि जब आपको ऐसे रेशियो वैल्यू में निकालना हो तो क्या करो, उसको किसी अंक से मल्टीप्लाई करो। तो मैं
ये जब हरी क्या लिया 5x और ये जब हैरी क्या लिया 7x, समझ में आया? ओके, तो therefore अब उन्होंने आगे को क्या बोला, 5 years from now, यानी आफ्टर 5 years, सॉरी आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद लोगों की हरी की एज क्या होगी? कोई बताएगा हरी की एज क्या होगी 4 साल बाद? यस, 5x + 4। उसी तरह हैरी की एज क्या हो जाएगी? नहीं भाई, याद रखो वेरिएबल और नॉर्मल नॉर्मल नंबर को कभी ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो खत्म हो जाता, 2 मिनट में हम उसको सॉल्व कर देते। कभी भी 5x + 4 यानी 10x नहीं होगा, और कभी भी 7x + 4 यानी 11x नहीं होगा। x वाले अलग होते हैं, कांस्टेंट अलग होते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये नहीं पता 11x कैसे हो सकता है? अब देखो 5 years from now the ratio of their age, यानी कि जो 4 साल के बाद जो रेशियो था उनकी एज का, वो कितना हो गया? वो हो गया मेरा 5/4। समझ में आया? और एक इम्पोर्टेंट बात बताओ कि ये जो कर रहे हो आप ये इस चैप्टर में सेम टू सेम आपको करना है 10th में, सेम टू सेम। यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम समझे हैं हमें वही टाइप के वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन फर्क इतना है कि वहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 3 में उसमें 2 वेरिएबल। अगर आप उसके चैप्टर आपका कोई वाई या कोई तो देख लेना, यहाँ क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उन लोगों का चैप्टर 3 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने जो नंबर्स वाले वर्ड प्रॉब्लम किए वही नंबर्स वाले वर्ड प्रॉब्लम उनके भी हैं। हमने मतलब ये रेशियो वाले वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके भी रेशियो वाले वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि यही का यही पढ़ना है। सिर्फ थोड़ा बहुत क्या है डिफिकल्टी बढ़ जाती है, बाकी तो कांसेप्ट जो यहाँ समझोगे आप वही कांसेप्ट वहाँ है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? एक चीज याद रखना, 8 का मैथ्स 8 का साइंस दोनों आपके 10th के मैथ्स और साइंस के जैसे ही रहेंगे और बहुत यूज होगा इसका। ओके, इसको भी आप मुझसे सॉल्व करोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर बाय देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इसने क्या बोला कि डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। क्या करूंगा कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, तो डिनोमिनेटर मेरा कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? यस करेक्ट, क्या हो जाएगा x + 8। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 70, न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा इसका, इसका रेशियो हो जाएगा x/x/x+8। समझ में आया यहाँ तक? अब उन्होंने क्या बोला कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, वेट करो,
क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ क्लियर? अब हमने बोला if the numerator is increased by 17, numerator में हम लोग क्या करेंगे, 17 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा x plus 17, एंड डिनोमिनेटर क्या बोला उन्होंने, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर क्या है x plus 8, उसमें 1 माइनस करके तो क्या हो जाएगा, x plus 7 होगा। समझ में आया? सो उसका रेशियो यानी x plus 17 बाय x plus 7 का रेशियो क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो हो जाएगा 3/2। उन्होंने देखो कि then the number obtained is 3/2, इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो नंबर क्या मिल जाएगा, 3/2। तो सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 से पूरे x plus 17 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को किससे करेंगे, x plus 7, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 2x plus 7, 2 2 34 इज इक्वल टू 3x plus 7 मींस 21 होगा। तो 2x इधर, ये इधर, तो 34 minus 21 इज इक्वल टू 3x minus 2x, तो ये कितना हो गया, 13 इज इक्वल टू x। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? तो मेरा रेशियो क्या बोला, रेशियो मेरा x plus 8 कितना हो जाएगा, 13 बाय 13 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा, 13 बाय 21। ये मेरा आंसर। क्लियर? चैप्टर क्लियर? ओके, तो अब यहाँ जो वर्क में जितने भी क्वेश्चंस बाकी हमारे चैप्टर नंबर यूनिट 2 के, वो सारे क्वेश्चन करने हैं। आज मुझे टेक्स्ट बुक के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के फ्लोज हैं, वर्कबुक को कंप्लीट करके आज कौन सा डे है, शायद वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे, ओके फ्राइडे 6 बजे मुझे वर्कबुक पूरी कंप्लीट करके भेजनी है। पूरी मतलब चैप्टर नंबर 2, अब कोई दिमाग लगा रहा है पूरी वर्कबुक कैसा बोलना भाई, चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट करना, ठीक है? हाँ बोलो बोलो। ओके नो डाउट, कल को अगर आपको कुछ और टाइम चाहिए तो बोल दो सर, यहाँ इस दिन तक मैं खत्म करके दे दूंगी। आप कब तक दो, कब? नो डाउट फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे आप मुझे वो डेट पे मालूम। ओके, तो याद रखें हम लोग कल वर्कबुक और टेक्स्ट बुक जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट हम लोग कल डिस्कस